हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर भोजन के घटक, जो 6th क्लास का सेकंड चैप्टर है। इसकी लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि भोजन के कौन कौन से घटक हैं और जो अलग अलग पोषक तत्व हैं उनको किस तरह से परीक्षण किया जाता है कि इस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व है, कि कार्बोहाइड्रेट्स की परीक्षण की विधि क्या है, फैट की या वसा की परीक्षण विधि क्या है और प्रोटीन के लिए परीक्षण विधि क्या है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमें ये पढ़ना है कि जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं। साथ में अगर पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो किस टाइप के रोग लगते हैं, किस पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सब मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग तरह के जो पोषक हैं वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जिससे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। एनर्जी मिलेगी तो काम कर सकेंगे। और इसके साथ साथ जो वसा है उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो वसा और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है? ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है इन दोनों को। जैसे कि ये एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल? जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, ये जितने भी स्रोत हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वसा की, वसा के जो स्रोत हैं वो दो तरह के हैं। वसा देखो हमें पौधों से भी मिल सकता है, जंतुओं से भी मिल सकता है। अगर हम पौधों की बात करें तो जो हम तेल खाते हैं, तो जैसे कौन कौन से तेल होते हैं? मूंगफली का तेल, तिल का तेल और साथ में गिरी का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये जो भी हैं हमें कहाँ से मिलती हैं? सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं, पौधों से मिलती हैं। तो इसीलिए इनका स्रोत क्या है? वसा है ये सब, और इसका स्रोत है पौधे। और दूसरा हमें कहाँ से मिलते हैं? वसा जंतुओं से मिलता है। जंतु से जो घी है, अब हमें दूध मिलेगा, दूध कहाँ से मिलेगा? जंतुओं से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट है। तो दूध से आगे घी बनेगा, मक्खन बनता है, क्रीम बनती है। और मांस से मछली हो गया, मांस हो गया, ये भी जंतु स्रोत है। अंडे है, ये भी जंतु स्रोत है। तो इस तरह से ये वसा के कुछ स्रोत हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो जो वसा है उस और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन्हें बोलते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड्स। अब हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमें मिलता है दालों से। जैसे यहाँ पर दे रखा है चने की दाल, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये जो दालें हैं इनसे हमें प्रोटीन मिलता है और ये पौधे हैं इनका स्रोत। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जंतुओं की। तो जंतु स्रोत के अंदर आ जाएगा दूध, अंडे, पनीर, मछली, मांस, ये सब क्या है? इनके स्रोत हैं जंतु। तो जंतु स्रोत यहाँ से हमें, यानी कि जो प्रोटीन है उसके भी स्रोत पादप भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम प्रोटीन की बात करें कि हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, और हमें स्वस्थ रहने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर हम प्रोटीन युक्त खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी? अच्छे से ग्रो करेगी। तभी बच्चों को कहते हैं या बड़ों को भी कहते हैं कि हमें दूध पीना चाहिए और या फिर दूध से बनी चीज़ें खानी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और जो प्रोटीन युक्त अगर भोजन हम खाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, दांतों को, मसूड़ों को, आँख, इन सबको मजबूत रखने में, स्वस्थ रखने में हमारी हेल्प करता है। अब उसके बाद बारी आती है विटामिन की, कि हमने ये जो अलग अलग तरह के, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली
वसा के बारे में, प्रोटीन के बारे में, लेकिन जो विटामिन है वो भी हमारी मात्रा, हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर है उसे कुछ मात्रा में विटामिन की भी ज़रूरत होती है। तो वो विटामिन कौन कौन से हैं? वो विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, और इनका जो कुछ ऐसे विटामिन हैं उनके समूह को बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले विटामिन ए के स्रोत। तो जो विटामिन ए है वो हमें मिलता है पपीता, गाजर, मछली का तेल, दूध, ये इसके स्रोत हैं। तो इससे हमें विटामिन ए मिलता है। जो विटामिन बी के स्रोत हैं वो है चावल, गेहूँ, यकृत, ये है मांसाहारी। यकृत जो है चावल, गेहूँ है शाकाहारी में, तो विटामिन बी के स्रोत हैं। इसी तरह से विटामिन सी की बात करें तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो सब भी विटामिन सी में आती हैं, जैसे संतरा, अमरूद, मिर्च में भी होता है विटामिन सी, नींबू, आंवला, टमाटर, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी मछली, अंडे, मक्खन, दूध, यहाँ से मिलता है। इसके साथ साथ सूरज की रोशनी में भी हमें विटामिन डी मिलता है। अब ये इनकी ज़रूरत क्यों होती है, क्या किस चीज़ में ये हमारी हेल्प करते हैं? तो जो विटामिन ए है ये हमारी त्वचा को, स्किन के लिए और आँखों के लिए अच्छा होता है, हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से मिलने में मदद करता है। देखो आपने सुना भी होगा कोरोना वायरस फैला तो उसके अंदर सब क्या बोल रहे थे कि खट्टी चीज़ें खाओ, खट्टी चीज़ें खाओ, यानी कि विटामिन सी की गोलियां खाओ, विटामिन सी, नींबू पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाओ, ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, इसीलिए विटामिन सी का यूज़ किया जाता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो कैल्शियम हम लेते हैं उसको हमारे शरीर में उपयोग करने के लिए हेल्प करता है, कि हमारा शरीर उसको इजीली कंज्यूम कर सके, उसमें ये हेल्प करता है। इसी के साथ साथ कुछ खनिज लवण होते हैं, जैसे आयोडीन हमें मिलता है, पालक हो गया, अदरक हो गया, तो और फास्फोरस हो गया, लोह हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे खनिज लवण के स्रोत हैं और ये भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इन सब की, भले ही कम मात्रा में ज़रूरत हो लेकिन हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। शरीर का अगर हमें पूरी तरह से विकास करना है तो उसके लिए हमारे भोजन में खनिज लवण का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो कच्ची सामग्री होती है उसके अंदर पोषक की मात्रा हो सकती है कि कोई खाद्य सामग्री है जिसमें एक पोषक तत्व है उसकी मात्रा ज़्यादा हो, और जो दूसरा कोई और खाद्य पदार्थ है हो सकता है उसके अंदर वही पोषक जो तत्व है उसकी मात्रा कम हो। जैसे सपोज करो अगर मैं प्रोटीन की बात करती हूँ तो दूध के अंदर ज़्यादा मिलेगा और दूध में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं फैट की बात करती हूँ तो जहाँ पे फैट है हो सकता है वहाँ भी कार्बोहाइड्रेट ना हो या वहाँ भी प्रोटीन ना हो, ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ का अगर हमें पता लगाना है तो हमने वो जो परीक्षण करे थे उन परीक्षण से हम पता लगा सकते हैं। अब हमें पता है कि चावल है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, बाकी दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं बट वो स्मॉल मात्रा में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं उसके, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए उसे क्या बोल देते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। इसके साथ साथ हमारे भोजन में और क्या ज़रूरी होता है, और क्या चीज़ होती है, वो होते हैं रेशे और जल, वो भी हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं हमारे भोजन को। तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत जो हैं वो क्या है, साबुत खाद्यान्न, साबुत जो चीज़ें होती हैं, दालें होती हैं, आलू है, ताजे फल है, सब्जियां हैं, इन सब के अंदर फाइबर होता है, इन सब के अंदर रेशे भी होते हैं, जो कि हमें जो भोजन ऐसा है जो हम नहीं पचा पा रहे उस भोजन को बाहर निकालने में भी हमारी सहायता करता है। तो ये भी हमारे भोजन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। और क्या चाहिए हमारे शरीर को,
जल भी चाहिए होता है। तो जल क्या करता है, जितने भी पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तभी हम हमें कहते हैं कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं हमारी बॉडी में, उन सबको मूत्र के जरिए, पसीने के जरिए बाहर निकालने में भी सहायता करता है। तो हमें जितने जल की ज़रूरत होती है उसे हम क्या करते हैं, लिक्विड के रूप में लेते हैं, पानी पीते हैं। उसके लिए हमें या दूध वगैरह पिया, लस्सी पी, चाय पी, तो उससे भी हमारे जो जल की कमी है शरीर में वो पूरी हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम जैसे सब्जियां हैं, सब्जियां पकाते हैं तो उसमें भी जल की ज़रूरत होती है, या फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें भी वाटर होता है, तो पानी होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो पानी की कमी है कुछ हद तक पूरी हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं संतुलित आहार की, तो पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो तला फला खा रहे हैं, चाहे वो हम बिल्कुल इतना पोषक तत्वों से भरा हुआ फूड खा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम आहार बोलते हैं। तो जो हमारे शरीर की वृद्धि को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में किसकी ज़रूरत होती है, अगर अच्छे बहुत सारे पोषक तत्व होंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि अच्छे तरीके से होएगी, और अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। तो आवश्यकता से अधिक भी नहीं होने चाहिए पोषक तत्व, और आवश्यकता से कम भी नहीं होने चाहिए। तो अगर हमारा जो भोजन है उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो उतने हों जितने होने चाहिए, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो ना तो कम मात्रा में हो ना उससे ज़्यादा मात्रा में हो। इसके साथ साथ जो फाइबर्स हैं, जो जल है, रुक्षांश है, ये सारी चीज़ें अगर संतुलित मात्रा में होंगी तो उस आहार को क्या कहा जाएगा, संतुलित आहार कहा जाएगा। हम भोजन जब बनाते हैं तो भी कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि कुछ विटामिन है। जैसे हमने कोई सब्जी धोई, काट के फिर उसको धोया, तो उसके अंदर बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में, पानी में घुलने वाले होते हैं, तो वो पानी के साथ ही बह जाते हैं। इसी तरह से चावल और जो दाल है उसमें भी बार बार अगर हम उन्हें धोते हैं तो उसमें उपस्थित कुछ खनिज लवण होते हैं और जो विटामिन होते हैं वो बह जाते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर हमें भोजन पकाना है, भोजन पकाने के लिए भी सावधानी की ज़रूरत बरतनी पड़ती है। तो पकाते टाइम भी कुछ पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। ज़्यादा अगर हमने सब्जी में ज़्यादा पानी डाल दिया फिर उसको बाद में फेंक दिया तो वो भी क्या होगा, उसमें बहुत से जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर ज़्यादा पकाते तो विटामिन सी जो है वो भी नष्ट हो जाता है गर्मी की वजह से। अगर जैसे ये एक आदमी है मोटा, ये क्या कह रहा है, खाना तो इसने पूरा खाया, ठीक है, लेकिन उस खाने को इसने संतुलित आहार नहीं खाया। इसने समोसा खा लिया, चाउमीन खा ली, बाहर का वसायुक्त खाना खाया, जो कि इसके शरीर के लिए क्या था, हानिकारक हुआ, और जो इसको क्या हो गया, मोटापा। तो मोटापा जैसे ही बढ़ता है उसके साथ साथ बहुत सी बीमारियां भी लेके आता है। तो इसीलिए अगर हम खाना खाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरे पोषक तत्व हों उस खाने में, तो ही हम वो खाना खाएं, ठीक है। तो इस भोजन को क्या बोलते हैं कि संतुलित आहार लेना चाहिए हम सब। अब हम बात करते हैं अभावजन्य रोग की, कि एक इंसान है जिसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा है लेकिन फिर भी उसके अंदर किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, और वो जो पोषक तत्व है वो लंबे टाइम तक उसके अंदर उसकी कमी बनी रहती है, उसके अंदर उसका अभाव हो जाता है। तो जब एक या एक से अधिक तत्वों का अभाव होगा हमारे शरीर में तो क्या होगा, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकता है। जब रोग आ जाएगा तो जो रोग लंबी अवधि तक और पोषकों के अभाव की वजह से होते हैं उसे बोलते हैं अभावजन्य रोग। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, अपने भोजन में अगर उसे प्रोटीन नहीं मिल रहा तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसके चेहरे पे सूजन आ जाएगी, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारियां लग जाएंगी, पेचिश हो जाएगा। तो इस तरह की ये जो सिम्टम्स हैं ये किसके हैं, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए।
अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही कमी हो जाए तो उसकी जो वृद्धि है पूरी तरह से रुक जाएगी, वो दुबला पतला हो जाएगा और इतना पतला हो जाएगा कि चल भी नहीं पाएगा, चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से ये होगा। तो जितने भी अगर हमें ये अभावजन्य जो भी रोग है इसकी अगर रोकथाम करनी है तो इसका केवल एक ही मेथड है कि हमारी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी ना हो। तो पोषक तत्वों की कमी कब नहीं होगी? अगर हम संतुलित आहार लेंगे। तो संतुलित आहार लेते रहो तो आपके हमारी बॉडी में कोई भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। और अगर पोषक तत्व की कमी नहीं है तो अभावजन्य रोग से भी हम ग्रसित नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ विटामिन और खनिज लवण हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो किस टाइप की बीमारी हो सकती है, किस टाइप का रोग हो सकता है या कैसा विकार आ सकता है हमारी बॉडी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए। विटामिन ए की कमी होने से कौन सा अभावजन्य रोग होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी कि आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, हमें अंधेरे में या रात में दिखाई देना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, और कभी कभी पूरी तरह से बंद भी हो जाता है दिखाई देना। ये किसकी वजह से है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग में क्या होता है? जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और काम करने, अगर मांसपेशियां ही कमज़ोर होगी तो हमें थकावट महसूस होगी, यानी कि ऊर्जा में भी कमी आ जाएगी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, और जो स्कर्वी रोग है उसमें क्या है? मसूड़ों से खून निकलता है और जो घाव है वो आसानी से नहीं भरता, उसे भरने में टाइम लगता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। इससे अस्थियां जो हैं, अस्थियां मीन्स क्या होता है? हमारी हड्डियां, वो मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। फिर है कैल्शियम में अस्थियां और दंतक्षय से जुड़ा हुआ विकार होता है, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और दांत गिरने या भुरभुरे होने शुरू हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से। और आयोडीन की कमी से होता है घेंगा, जिसे इंग्लिश में ग्वाइटर भी बोलते हैं। इसकी वजह से जो गर्दन है यहाँ पर घेंगा हो जाता है, ग्रंथि फूल जाती है और गर्दन में और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आ सकती है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है लोहो एक खनिज लवण है, इसकी वजह से क्या आ सकता है? अरक्तता, यानी कि रक्त की कमी हो सकती है। अगर खून की कमी होगी तो कमजोरी आएगी। तो इस तरह से ये जितने भी हमारे विटामिन और खनिज लवण हैं उसके बारे में हमने पढ़ा और उससे होने वाले क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और हमें जो अभ्यास के प्रश्न, अगर इसके नेक्स्ट अभ्यास के प्रश्न पढ़ने हैं उसके लिए अलग वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे देखना भी ना भूलें। साथ ही मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।